वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के भारत पर पाकिस्तान के अंदर 2 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान हालिया अरसे में भारत पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाला तीसरा मुल्क बन चुका है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है, ताहम पाकिस्तान का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा समेत दीगर ममालिक में होने वाले वाक़यात से मुमासलत रखती हैं। चंद माह पहले कनाडा के इस इल्ज़ाम पर कि भारतीय एजेंट्स कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस थे, दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई थी। इस वाक़े के बाद अमरीका में कायम सिक्स फॉर जस्टिस नामी तंजीम के सरबराह को कत्ल कराने की नाकाम साजिश का मामला सामने आया। सिक्स फॉर जस्टिस भारत से पंजाब की अलहदगी और सिखों की खालिस्तान नामी रियासत बनाना चाहती है और भारत ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। अगर पाकिस्तान का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त भारत अपने मुखालिफिन को ठिकाने लगाने के लिए इस जारहाना पॉलिसी पर क्यों अमल कर रहा है, और अगर पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रहता है तो इसका दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, जो पहले से ही कशीदा है। आज के शो में हम इसी मामले पर बात करेंगे। इस मौजू के अलावा पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के बारे में बहुत सी खबरें हैं और उन पर तज्ज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर रावलाकोट में एक मस्जिद के बाहर मोहम्मद रियाज नामी शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद अक्टूबर में एक और शख्स शाहिद लतीफ़ को भी सियालकोट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जिहादी सरगर्मियों में मुलव्विस थे और भारत को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मौलाना शाहिद लतीफ़ अस्करियत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद से मुंसलिक थे और वस्ती पंजाब के कमांडर कहलाते थे। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते इन दोनों अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाया गया है। इस बारे में मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, इस्लामाबाद से आसिम अली राना इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। आसिम, क्या पेशरफ्त है इस पूरे केस में अब तक? जी असद, बिल्कुल इस हवाले से जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस हुकाम है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी अभी तहकीकात का सिलसिला अभी भी जारी है। जो 2 अफराद, जो भारतीय अफराद जिनकी निशानदेही की थी, उनके हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान के जो असास इदारे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने उनकी मनी ट्रेल्स और उनके मुतालिक तमाम डाटा जो है वो हासिल कर लिया। और जो पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि इन 2 अफराद की हलाकत के पीछे भारतीय एजेंट मुलव्विस थे और किसी तीसरे मुल्क के जरिए वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, उसके तमाम तर सबूत पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। असल में यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ 2 वाक़यात नहीं बल्कि पाकिस्तान में होने वाले कुल 13 ऐसे वाक़यात के मुतालिक कहा जाता है कि उसमें जो है भारत जो है मुलव्विस रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अभी सिर्फ 2 वाक़यात का जो है वो क्लेम किया है। बाकी के जो 11 वाक़यात हैं वो मुकामी ज़राए इब्लाग और बिलखुसूस भारतीय मीडिया में वो रिपोर्ट होते रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जाता रहा है कि उन्होंने वो पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम उसको अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ 2 वाक़यात ऐसे हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो भारत के ऊपर आयद किया है, भारत ने तरदीद की है, लेकिन अभी इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं और बाकी जो केसेस हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि आया उसमें भी कोई भारतीय एजेंट मुलव्विस है या कौन अफराद थे जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। तो आसिम, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है इस वक्त कि कत्ल के दोनों वाक़यात के कई माह गुजरने के बाद पाकिस्तान ये इल्ज़ाम क्यों सामने ला रहा है, इस पर हुकूमत ने कुछ कहा है? जी बिल्कुल असद, इस हवाले से जो हमारी हुकाम से बात हुई उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये बहुत आखिर से आए, इनके बारे में तो तस्लीम किया गया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान बगैर सबूत के कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता था। अब जो एक तीसरे मुल्क के जरिए जो वहाँ पे मालूमात हासिल हुई है कि किन अफराद के जरिए इनका राब्ता था, किस तरीके से वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने किस तरह पैसे देकर मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह से पैसे भिजवाए और यहाँ पर लोकल जो वहाँ पे किलर्स थे उनको हायर किया और उनके जरिए एक कार्रवाइयाँ की गई। उस वाले से पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत हासिल करने के बाद जो है ये यहाँ पर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ साथ जो अमेरिका और कनाडा में जो वाक़यात पेश आए उसके बाद पाकिस्तान ने भी जो है वहाँ पर वो तीसरा एक मुल्क बनाया है। तो पाकिस्तान ने इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए कि अमेरिका और कनाडा में भी ये इंतजाम हो चुके हैं, तो अब पाकिस्तान ने इस हवाले से जो तमाम बात थी, जो मामला था वो वहाँ पे सामने रखा और उसको अगर जब भारत ने तदीद की, लेकिन पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। तो आसिम, इस तरह की अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो इससे पहले भी कोई इस तरह के केसेस आए हैं दोनों ममालिक की तरफ से, दोनों ने एक दूसरे पे डायरेक्टली इस तरह इल्ज़ाम लगाए हों और कुछ उन केसेस का बना भी, कुछ साबित हो सका उनसे?
असद आज तक बदकिस्मती से साबित तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन जो माजी में भी पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन 2 केसेस के अलावा 11 मजीद ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में इल्जाम आयद किए जाते रहे। पाकिस्तान के मुकामी ज़राए इब्लाग में भी उसके ऊपर शकूक जाहिर किए जाते रहे, क्योंकि वो अफराद भी कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर माजी में इल्जाम लगता रहा कि वो किसी किस्म की जिहादी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। उनके हवाले से भी इल्जाम लगते रहे पाकिस्तान के मुकामी ज़राए इब्लाग में, लेकिन ऑफिशियल लेवल के ऊपर ऐसे कुछ नहीं हुआ था। इसी तरह भारत भी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ इल्जाम लगते रहे, दहशतगर्दी के इल्जाम लगाते रहे कि उनके पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वहाँ पर भारत में वहाँ पे कार्रवाई करते रहे, लेकिन आज तक कानूनी तौर पर इस वाले से कोई भी मजीद पेशरफ नहीं हुई और कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। जी सर। तो इसके अलावा आसिम, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में जाने कि अगर ये साबित हो जाता है, एक तो ये ऑफिशियल पर्सपेक्टिव, ऑफिशियल वर्जन है, अनऑफिशियली जो थिंक टैंक्स हैं और जो इंटेलिजेंशिया है पाकिस्तान में, वो क्या कहती है इस पूरे केस पे? जी बिल्कुल, वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं उनका इस हवाले से मौक़िफ़ ये है, उनकी सोच ये है कि वाकई ही ये पाकिस्तान में एक अरसे से था और पाकिस्तान जो माजी में इल्ज़ाम कुलभूषण यादव की सूरत में लगाया कि वहाँ पर उनका एक पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहा है, बिलखुसूस बलोचिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसके बाद अब जिस तरह से ये वाक़यात पेश आए, पिछले 2 से 2.5 साल का अगर वक्त देखा जाए तो उसमें ये कुल 13 वाक़यात ऐसे हैं जो ये पेश आए हैं। तो पाकिस्तान के जो हुकाम है उनका ये कहना है कि वाकई ही जो भारतीय ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे, लेकिन उनके हैंडलर्स हैं यहाँ पर, उनके पास किलर्स हैं, उनको बाकायदा इन्वेस्टमेंट के जरिए वो यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे जो सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में है और गवर्नमेंट की तरफ से अब तक क्या इस मामले में कहा गया है। भारत ने पाकिस्तान के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है और उन्हें बदनीयती पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। भारतीय पंजाब से बाहर सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में रहती है, जहां 7.5 लाख से ज़्यादा सिख आबाद हैं। भारतीय हुकूमत को कनाडा में खालिस्तान तहरीक की हामी कई अलहदगी पसंद तंजीमों पर तशवीश रही है। गुज़िश्ता साल कनाडा और अमरीका में ऐसी ही तंजीमों से वाबस्ता 2 सिख अफराद को कत्ल करने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया गया। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में फ़ायज़ा बुखारी मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया। इन दोनों वाक़यात की आपस में कोई मुमासलत है? भारत और उसके बाद जब हमने देखा कि अमेरिका और कनाडा के साथ जो है ये दोनों जो दोनों वाक़यात सामने आए और इस हवाले से इल्ज़ाम तराशी भी रही, क्या असर पड़ा इसका कुछ किसी हद तक इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर? जी बिल्कुल असद, ये दोनों वाक़यात जो हैं ये लिंक्ड हैं। ये कहना था अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट का, उन्होंने एक फ़र्द जुर्म आयद की एक भारतीय शहरी पर और डिटेल्ड जो चार्जशीट है उसमें ये ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर किया गया। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम कनाडा में होने वाले वाक़े की बात करेंगे। 18 जून को पिछले साल जो है एक ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के बाहर एक गुरुद्वारे के बाहर जो है वो कत्ल किया गया था हरदीप सिंह, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स नामी एक तंजीम के रहनुमा थे और उस गुरुद्वारे के सदर भी थे। उसके बाद 18 सितंबर को कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये वाक़या जो है पार्लियामेंट के सामने पेश किया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो इस पर तहकीक़ात कर रही हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत कशीदा हुए। बहुत से जो है वो सिफारती ताल्लुकात उनके जो मुख्तलिफ जो हैं उनको वापस बुलाया गया। भारतीय वीज़ों की उस पर जो इजरा पे एक मुख्तसर अरसे के लिए पाबंदी जो है वो भी लगाई गई और हमने देखा कि उनके आपस में जो है वो अब बहुत देर तक ताल्लुकात कशीदा रहने के बाद अभी रिसेंटली जो है उनकी साबिका जो है नेशनल सिक्योरिटी की जो हेड थी वो अभी रिसेंटली रिटायर हुई हैं। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि भारत अब इस मामले पर कनाडा के साथ जो है वो ताउन कर रहा है। पहले जो है वो बहुत तरदीद उन्होंने की, बहुत से मजम्मत की, लेकिन अब जो है वो इस मामले पे वो जो है उनके साथ ताउन कर रहा है। जी असद, तो इस कत्ल पे कोई तहकीकात जो हो रही थी उनमें कोई पेशरफ्त हुई फ़ायज़ा? जी बिल्कुल, अगस्त में जो है वो मकामी पुलिस ने जो है कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया था और जो इस पर तहकीकात भी जारी हैं। लेकिन ये जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास बहुत ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर जो है तहकीकात की जा रही, वो मंजर आम पे अब तक नहीं आ सके। लेकिन हमने ये देखा कि दोनों मुल्कों के जो सिफारती ताल्लुकात थे वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा, जोडी स्मिथ जो है उनकी साबिक जो है सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी की जो हैं वो थी हेड, उन्होंने ये कहा है कि अब जो है आके भारत जो है इस पर ताउन कर रहा है। तो अमेरिका में भी हमने देखा कि एक जो सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश जो थी वो नाकाम हुई। जो उस हवाले से आपने देखा कुछ डेवलपमेंट्स रही हों अब तक, क्या अपडेट्स हैं उस पर? जी बिल्कुल, गुरपतवंत सिंह जो हैं वो सिक्स फॉर जस्टिस नामी जो तंजीम है वो खालिस्तान मूवमेंट जो है
اس کی حامی تحریک ہے، تو اس سے وہ لنکڈ ہیں، ان کے سربراہ ہیں. ان پر جو ہے یہ امریکی محکمہ قانون نے 29 نومبر کو چارج جو ہے وہ ایک شیٹ جاری کی تھی جس میں نکھل گپتا نامی ایک بھارتی جو شہری ہے اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ وہ اور بھارتی حکومت کے ایک آفیشل جو ہیں انہوں نے مل کر دونوں یہ جو قتل ہیں کینیڈا میں ہونے والا قتل اور یہ جو ناکام قتل کی کوشش ہے اس میں وہ دونوں انوالو رہے ہیں اور ان پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. چیک ریپبلک میں تھے جب ان کو امریکہ کے کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جو ہے امریکہ کے حوالے کیا جائے گا اور اس پر جو ہے عمل جاری ہے. انہوں نے کوشش تو پوری کی تھی کہ وہ ان کی فیملی ان کی جو وکیل ہیں کہ امریکہ کے حوالے ان کو نہ کیا جائے، اس کی بجائے ان کو بھارت جو ہے جانے کی جو اجازت دی جائے. انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ملکوں کے درمیان جو ہے یہ جو ہے ایشو ہے، تو اگر ان کو رابطہ کرنا ہے تو وہ بھارتی حکومت سے جو ہے رابطہ کریں. تو ان کی جو حوالگی جب ہوگی، جب وہ امریکہ آئیں گے، اس کے بعد دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کیا ہوں گے، بھارت کس حد تک انوالو ہوگا اس میں، وہ تو ہم تبھی دیکھ سکیں گے. لیکن ہم نے یہ ڈفرینس دیکھا کہ جب کینیڈا میں یہ قتل ہوا تھا اس کے بعد دونوں ملکوں یعنی کینیڈا اور بھارت کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہوئے تھے، لیکن امریکہ نے جب چارج شیٹ باقاعدہ جاری کی اس کے بعد بھارت کا وہ ری ایکشن نہیں تھا. ان کے سفارتی تعلقات اس طرح سے کشیدہ نہیں ہوئے اور بھارت کا ری ایکشن بھی اس طرح سے نہیں تھا، تردید بھی نہیں آئی، اس طرح سے مذمت بھی نہیں کی انہوں نے. بلکہ اس واقعے کے بعد دسمبر میں جب G20 اجلاس ہوا تھا بھارت میں ہی، تو صدر جو بائیڈن جو امریکی صدر ہیں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کریں تو ہم اس پہ تحقیقات ضرور کریں گے. تو ابھی یہ جو معاملہ جو اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور نکھل گپتا جو بھارتی شہری مطلوب ہے امریکہ میں، ان کو یہاں پہ جو ہے لانے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور کافی آپ نے کمپریہنسو ہمیں بتایا اس پورے معاملے میں کہ کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی 76 سالہ تاریخ میں بہت کم عرصہ ایسا رہا ہے جب ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی کشیدگی نہ رہی ہو، لیکن دوسرے کی سرحدوں کے اندر اپنے مخالفین کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کو غیر معمولی کہا جا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں سید حسین شہید سہروردی سے جو ہمیں پشاور یونیورسٹی سے جوائن کر رہے ہیں. حسین، تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ملک میں جاسوسی کے الزامات تو لگاتے ہی رہتے ہیں، لیکن قتل کرنے کا الزام کتنا غیر معمولی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ٹپ آف دا آئس برگ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلی بار ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں مختلف قسم کی جو دراندازیاں دہشت گردی کے زمرے میں جو آ رہی ہیں ان میں بہرحال کہیں نہ کہیں پر بھارتی ہاتھ جو ہے وہ نظر آیا ہے اور ایجنسیوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. تو آپ دیکھیے کلبھوشن یادیو کی جو موومنٹ تھی اکراس دا بارڈر ایران کی طرف سے، اس کے بعد پاکستان میں شیعہ سنی فسادات جو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان میں جو ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈیا کا جو ہاتھ نظر آ رہا ہے. اس طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں کہ پاکستان کے اندر بڑے اہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کا قتل کیا جائے. یہ ایک بڑی زبردست قسم کی اسکیم ہے. اصل میں یہ تو کوٹلیا کی اگر آپ تھاٹس پڑھیں نا تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دشمن کے ملک کو کمزور کرنے کا سب سے اہم ٹول یہ ہے کہ وہاں پر آپ کے جاسوس جائیں اور وہاں پر اہم جو عہدوں پر جو لوگ ہیں ان کا قتل کیا جائے. اور بعض اوقات یہ آپ وٹنسز بھی چھوڑ کر آئیں کہ یہ قتل کس نے کیا، تاکہ دشمن کے اوپر دھاک رہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک ٹوٹ کا شکار ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کمزور ہو جائے. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری رہا. ہاں البتہ اس دفعہ بہت بلنٹ ہوا. اس دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ جو لوگ آئے تھے لوگوں کو مارنے کے لیے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے بجائے اس کے کہ وہ معاملات کو دیکھتا، اس وقت مصلحت کا خیال رکھتا، پاکستان نے اس کو بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی اس کو ایکسپوز کر دیا اور سامنے لے آیا. تو حسین، اس معاملے میں ٹائمنگز کے حوالے سے کچھ کرٹیسزم ہے. وی او اے سے بات کرنے والے ایک بھارتی تجزیہ کار نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے انتخابات سے صرف چند ہفتے پہلے اس الزام کا لگایا جانا اسے مشکوک بناتا ہے. فرض کر لیں کہ یہ الزام بے بنیاد ہے تو پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے پھر؟ لیکن اگر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس سے چند دن پہلے اگر یہ ہے تو اس سے کس پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ الیکشن کے بعد ایکسپوز کیے جاتے اگر کوئی فائدہ دیکھنا ہے. اس سے یہ ہوتا کہ جو حکومت میں پارٹی آئی ہے وہ سمپتھیز حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ جی پڑوسی ملک یہ سازشیں کر رہے ہیں ہماری حکومت کے، لو جی ہم نے بندے سامنے رکھ دیے. اگر الیکشن سے پہلے یہ دکھایا جا رہا ہے تو اس وقت پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟
बहुत न्यूट्रल लोगों की है। ज़्यादातर आप जैसे मेरे जैसे लोगों को उन्होंने जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से उनको मिनिस्टर बनाया है और उनका काम ये कि इलेक्शन करवा दें फ्री एंड फेयर। तो इस वजह से इस वक्त इनको एक्सपोज करना पाकिस्तान को सियासी लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। अगर फ़ायदा लेना होता तो वो इलेक्शन के बाद फिर उनको एक्सपोज करते। तो प्योरली जो पाकिस्तान के मामलात हैं उनसे उसको दूर रखना है। ये सारी दुनिया में ये बताना है कि हिंदुस्तान को मुल्क के अंदर मुदाखलत है, उसको ज़्यादा भरपूर तरीके से लोगों को दिखाया जाए और आश्कार किया जाए। हुसैन, एक ख्याल ये भी है कि इस पॉइंट पे इस तरह के इल्ज़ामात सामने लाना और इस तरह का फॉरेन ऑफिस की तरफ से जिस तरह से एक एग्रेसिव स्टांस लिया गया और आपने जिस तरह से कहा कि एक्सपोज किया गया और आलमी बरादरी के सामने रखा गया, उसका एक मकसद ये भी है कि आने वाली जो हुकूमत है उस पर पाकिस्तान में जो हुकूमत बनेगी वो इस कॉन्टेक्स्ट में सोचे और जो बहुत ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से बात होती है दोनों मुल्कों के, शायद उस पर एक स्टिग्मा ऐड होता रहे। आप समझते हैं इस ख्याल में कुछ जान है? देखिए, ये बातें तो जब भी हम बात करेंगे ना तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये साजिशी तहरीकों से किस मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। इस वक्त का जो मामला है, जो इस वक्त के इस हालात जो नज़र आ रहे हैं साउथ एशिया में, जितना ज़्यादा हो सके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि बैनुल-अक़वामी जो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी दुनिया के साथ होते हैं। पड़ोसी ममालिक के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं होते, पड़ोसी ममालिक के साथ सिर्फ आपके इक़्तिसादी ताल्लुकात होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके बॉर्डर सामने ही होती है, जो खाना पीना आपने पैदा किया उसको जाकर ले ली। तो कई साथी तरीके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी इस तरह का मकसद ये है कि ताल्लुकात अगर नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से बुलडोज किया जा सके। ये हुआ है, ये इसी वक्त ही हुआ है और उसका जो एक्सपोज करना है वो जरूरी था। रिसेंटली आपने देखा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के जो मामला खराब हुए उनको भी सामने रखा जाए तो पाकिस्तान शायद अपना स्टैंड और भी स्ट्रॉन्ग पेश करना चाहता था कि अगर हमने उधर टफ स्टैंड लिया है तो यहाँ पर भी हम टफ स्टैंड ले रहे हैं। मेरा ये ख्याल है इसके बाद भी अगर इक्तिसादी तौर पर दोनों मुल्कों को किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात को हमवार करना है, अपनी कोई दरामदात करनी है, उनसे बरामदात लेनी है या अपनी कोई बरामदात करनी है, दोनों सूरतों में वो तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। तो जो चीजें ऐसी हैं वो हमें बिल्कुल सेपरेट रखनी चाहिए, लेकिन अगर मुल्क के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत कर रहा है हर सूरत में उसको जो है एक्सपोज करना वक्त का तकाजा है। तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत का पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस होना अमेरिका और कनाडा के केसेस से मुमासलत रखता है। क्या इन तीनों मुल्कों में होने वाले वाक़यात को मोदी सरकार की किसी बड़े पैमाने की जारहाना पॉलिसी का हिस्सा समझ सकते हैं हम? आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। देखिए, ये जो कंपैरिजन प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, असल में तो इस कंपैरिजन में ये पाकिस्तान चाह रहा है कि जनाब ये सिर्फ ये नहीं कि हम हैं क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी है, बल्कि तो ये तो हम फिर बड़े किसी मुल्क के साथ अपने आप को भी मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा हो गया, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई वाक़या अमेरिका में होता, यूरोपा के किसी इलाके में होता, तो जो भी ऐसे कमजोर ममालिक है ना जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वो अपना केस उससे मैच करेगा। उससे क्या होता है कि उसका केस स्ट्रांग हो जाता है। तो पाकिस्तान ने इसलिए कनाडा के साथ जो है अपने आप को रख दिया। जहां तक ये बात है कि क्या ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई पॉलिसी है इस लिहाज से, देखिए मैंने शुरू में बता दिया कि कोटलिया जो था वो जिसको कि चांकिया भी कहते हैं, उसकी तो पूरी फिलॉसफी इस पर बेस करती है। फिर ये कि हिंदुस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अपने नेबरिंग कंट्री से ताल्लुकात को अच्छे नहीं रखे। हाल अलबत्ता उनके पीछे जो मुमालिक हैं उनके साथ उसके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, ताकि जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वो सैंडविच बन जाए दोनों के दरमियान में। तो ये भी कोटलिए की ही पॉलिसी है। तो यूं लग रहा है कि आपने जो सवाल किया डायरेक्टली उसका ब्लंट जवाब देते हुए कि ऐसे लग रहा है कि वाकई हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं वो खास तौर से कोटलिए की पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं। और इस तरीके से जो कनाडा में हुआ या जो पाकिस्तान ने अभी जो मामलात को दिखाया है, यूं ही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का कत्ल करके ज्यादा से ज्यादा उस मुल्क को कमजोर किया जाए। हाँ, एक पॉइंट है जिसपे कि हम फर्क पैदा कर सकते हैं, वो ये है कि कनाडा के केस में उनको मालूम है कि वहां पर जो अलहदगी पसंद कुछ ऐसे लीडर हैं सिखों के, उनको उन्होंने सिर्फ उस मकसद के लिए मारा, वहां पर कोई कनाडा को कमजोर करना नहीं था। पाकिस्तान में जिनको मारा जा रहा है वो ये है कि सर एक चीज लास्ट में, मेरे पास 1 मिनट है, पाकिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस इल्जाम को साबित करने की?
کہ پاکستان کو مطلب سب سے پہلے تو پاکستان کو الزام لگانا نہیں چاہیے تھا اگر اس میں کوئی زور نہیں تھا. اب جب کہ انہوں نے زبان کھول دیا اب اس کو ہر صورت میں ثابت کرنا ہوگا. تو دیکھیے ایک چیز جو بڑی اسٹرانگ پاکستان نے دے دی ہے وہ انہوں نے ان لوگوں کے نام سامنے لے آئے کہ یہ پکڑے گئے ہیں. اب اس کے بعد ان کے اوپر ٹرائل چلانا یا پاکستان میں جو فورن مشنز ہیں, ایمبیسیز ہیں, ہائی کمیشنز ہیں, ان تمام کے سامنے اس کیس کو اسٹرانگلی پیش کرنا ہے تاکہ وہ اپنے کیس کو اسٹرانگ کر سکیں اور بین الاقوامی جو برادری ہے اس کو بتا سکیں کہ ہندوستان کی یہ پالیسی, یہ جو حرکت ہے یہ پالیسی کے طور پر انہوں نے اختیار کر لی ہے جس کے لیے کہ ان کو نہ صرف کنڈیم کیا جائے بلکہ ان کو ڈسکریج کیا جائے, روکا بھی جائے. تو اگر پاکستان اس کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیتا ہے تو بھارت کو اس کے لیے کس طرح سے جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. میں یہ دیکھیں نا یہاں پر تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ وہ اس نے غلط کام کیا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کس نے کب مانا ہے؟ امریکہ جو شورشیں کر رہا ہے چاروں طرف, جو روس نے جس طریقے سے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے, جو اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا, کون مانتا ہے؟ غلط کام کرنے کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے. تو ہندوستان پہ تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑنا. ہاں البتہ بین الاقوامی برادری ہندوستان کو یہ وارن کر سکتی ہے کہ اگر یہ قتل کرنا کسی ملک کے اندر جا کر اس کے شہریوں کو پالیسی کے طور پر اختیار کیا ہے تو نہ صرف اس کو کنڈیم ہم کریں بلکہ اس کو اس کے تدارک کے لیے جو ہے وہ کچھ عمل کریں. وہ ممالک تمام مل کر اسے کہیں کہ جی یہ حرکتیں کسی صورت میں خاص طور سے موجودہ زمانے میں ممکن نہیں ہے. کوٹلیہ کے زمانے میں ممکن تھی, مطلب اس وقت ہو سکتا تھا, گلیڈیٹر کا زمانہ تھا, وہ کر سکتے تھے, بندے جاتے تھے ملک میں بندے مار کے آ جاتے تھے. اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ماڈرن وقت ہے اور اس میں تو ایک کنڈیمنیبل ایکٹ ہے. لیکن بھارت حسین اس سٹیج پہ جب بھارت نے ایک اپنا سرٹنلی ایک امپیکٹ اس نے بنایا ہے اور ایک سرٹن سٹینڈنگ بنائی ہے گلوبلی, تو کیوں اپنا وہ امیج خراب کرے گا گلوبل لیول پہ اس طرح سے؟ دیکھیے آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب یہ بھی یہ الائجڈ جسے کہتے ہیں مبینہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں. کوئی بھی ملک ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اپنا امیج خراب کرے, لیکن امیج تب خراب ہوتا ہے جب جو پلان ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے یا یہ کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ابھی تک یہ کام ہوتا رہا ہو, یہ پہلی بار پکڑے گئے ہیں لوگ. پہلے تو ہمیں الزام لگاتے تھے کہ اس میں را کا ہاتھ ہے, اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی وٹنس نہیں ہوتی تھی. اس دفعہ چونکہ بندے پکڑے گئے ہیں اور وہ سامنے آ گئے, ہندوستان کا وہ جو پلان تھا وہ کہیں نہ کہیں پر جو لیک ہو گئے, جیسے کہ کینیڈا میں بھی ہوا ہے. تو ادھر جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزوں کے ساتھ ہندوستان اقتصادی طور پر جو ایک طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ یہ والی جو تخریبی کارروائیاں ہیں اور وہ بھی اسٹیٹ لیول کی تخریبی کارروائیاں وہ بھی عمل پر رہا ہے ان کے اوپر, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بیچ میں کہیں نہ کہیں پر ایک مسہیپ ہو جاتا ہے جس سے کہ کوئی نیگیٹو کام جو ملک کر رہا ہے اس کے لیے وہ ایکسپوز ہو جائے. ان دس کیس ہندوستان جو ہے وہ اس دفعہ سامنے آیا ہے اور اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ حسین شہید سہروردی, آپ ہمارے ساتھ تھے پشاور یونیورسٹی سے, اور جو اوور آل پچھلے ہفتے سے ڈیولپمنٹ رہی پاکستان اور انڈیا کے فرنٹ پہ اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.